दूध जो हर घर की सुबह की शुरुआत करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे किसानों की कितनी मेहनत छिपी होती है। आज डेयरी फार्मिंग दूध बेचने तक ही सीमित नहीं है, ये किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन चुका है। आज हम ऐसी डेयरी फार्म पे आए हैं जहां पशुओं को कैसे रखते हैं, इनको कैसे मेंटेन करते हैं और कौन कौन सी ब्रीड डेयरी फार्म के लिए बेस्ट होती है और यहां से निकला हुआ दूध कंज्यूमर तक सीधे कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सर, आपने कैटल फार्मिंग ही क्यों चूज किया, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया? बेसिकली मिल्क एक ऐसी चीज़ है, बेसिक नीड की चीज़ है और डिमांड बहुत हाई है, उस हिसाब से सप्लाई है ही नहीं। एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ये WHO के आंकड़े हैं कि ये बोला जाता है कि लगभग 67% मिल्क अडल्ट्रेटेड है। तो डिमांड सप्लाई के इस गैप को देखते हुए मैंने प्लान किया कि एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया जाए। यूपी को मैंने सिलेक्ट इसलिए किया कि एक तो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ मैं, और दूसरा उत्तर प्रदेश अडल्ट्रेशन के मामले में नंबर 1 है। इंडिया का ये परसेंटेज 67 है, उत्तर प्रदेश में 89% मिल्क अडल्ट्रेटेड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा गैप दिखा मुझे डिमांड सप्लाई में। सर, आपने ये डेयरी फार्म इस्टेब्लिश की हुई है, तो आपने ये कब से स्टार्ट की हुई है? बेसिकली हमने 2013 में डेयरी को इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले हम पोखरा एक जगह है, वहाँ पर हमने डेयरी स्टार्ट की थी। यहाँ पर डेयरी को स्टार्ट किए हुए लगभग 7 ईयर्स। ये कामधेनु पशु योजना हमने ली थी उत्तर प्रदेश सरकार की, और रिसेंटली भी हम लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना योगी सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। तो इसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सर, जब आपने शुरू की थी तो आपने कितने पशुओं से ये स्टार्ट किया था? हमने ये 20 कैटल से स्टार्ट किया था और आज के समय में अप्रॉक्सीमेटली 100 कैटल्स हमारे पास है। ओके सर, तो मतलब अगर किसी किसान को स्टार्ट करना है ये, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए उनके पास पशुओं की संख्या? मेरा ये मानना है कि मिनिमम 10 से स्टार्ट किया जाए। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे कि हम रिटेल में अपना मार्केट कैप्चर करते जाएं, क्योंकि मिल्क को यदि हम रिटेल में नहीं बेचेंगे, बल्क में बेचेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जैसे जैसे रिटेल का मार्केट बढ़ता जाए, हम अपने कैटल्स को बढ़ाते जाएं। डेयरी फार्म सर स्टार्ट करने के लिए तो सबसे ज्यादा किसानों को क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका यदि खान पान सही रख रहे हैं आप जानवरों का, जी सर, तो मिल्क की यील्ड अच्छी मिलेगी आपको। हाँ। तो हम लोग यहाँ पर, हमारे पास लैंड बैंक अच्छा है, तो हरा चारा भी हम लोग सफिशिएंट दे रहे हैं। यही वर्सिन हम खुद लगा लेते हैं यहाँ पर। जानवरों को यहाँ पर हम खुला छोड़ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जानवर को खुला छोड़ रहे हैं तो वो स्ट्रेस में नहीं होगा, तो मिल्क वो बेसिकली ज़्यादा देगा आपको। जनरली नॉर्मल यदि कैटल आपको, कोई गाय आपको 15-16 लीटर मिल्क दे रही है, और उसी गाय को यदि आप खुला छोड़ने लगे तो कम से कम 2 से 3 लीटर का आप फर्क देखेंगे मिल्क में। तो सर, आपने जो ये अपना डेयरी फार्म है वो कितनी जगह में है? ये टोटल 2 बीघा में यहाँ पर हमने ये स्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ पर जानवर खाना खाते हैं और जहाँ पर मिल्किंग होती है। बाकी खुला छोड़ने के लिए हमने 3-4 बीघा जगह और रखी है। डेयरी फार्म में गाय और भैंस दोनों रहती हैं, ठीक है, तो बेस्ट नस्ल कौन सी होती है, गाय या भैंस? के लिए तो बेस्ट मानता हूँ मुर्रा नस्ल। मुर्रा भैंस सबसे अच्छी बोली जाती है। इसकी मिल्क, कोई भी मुर्रा नस्ल की भैंस आपको इजीली 10 लीटर तक मिल्क दे देती है। और गायों में मैं यूपी के सब्सिडी में बात करूं तो मुझे लगता है कि साहिवाल सबसे अच्छी नस्ल है। और गाय और भैंस के अकॉर्डिंग कौन सी ज्यादा बेस्ट है? मेरे ख्याल से कि ये डिपेंड करता है कि आप जब मिल्क सेल करने जाते हैं तो कुछ लोग पसंद करते हैं कि उनको गाढ़ा दूध चाहिए, तो वो आपको भैंस में ही मिलेगा। फैट कंटेंट, फैट एसएनएफ वैल्यू भैंस के मिल्क में ज़्यादा होती है, गाय में कम होती है। लेकिन कुछ लोग गाय का मिल्क पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि भैंस बेहतर है या गाय बेहतर है। वो तो आप जब मिल्क सेल कर रहे हैं तो कई कस्टमर्स मिलेंगे जो भैंस का दूध प्रेफर करेंगे, कई मिलेंगे जो आपको गाय का दूध प्रेफर करेंगे। सर, तो अगर सर हम लोग जहाँ पे गाय भैंसों को रखते हैं उसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की जगह बेस्ट रहती है? जनरली भैंसों को हम खुला नहीं छोड़ते हैं, बांध के ही रखते हैं। तो गायों के लिए तो खुला स्पेस ज्यादा चाहिए। अच्छी नस्ल की गाय या भैंस अगर हम लोग चूज करते हैं तो उसका मतलब पता कैसे लगाते हैं? डिपेंड करता है। जैसे भैंसों में तो मुर्रा नस्ल हम सबसे अच्छी बोलते हैं। और जब इसके सींग देखेंगे आप, जितना ज्यादा आप उसको, उसमें कर्वेचर आपको दिखाई दे रही होगी बेसिकली, उतनी अच्छी आप बोल सकते हैं कि मुर्रा नस्ल की वो भैंस है। और इसकी हाइट और वेट पर भी डिपेंड करता है कि इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी बेसिकली उतनी हेल्दी, और जितना वेट आपको ज्यादा दिख रहा होगा उतनी मिल्क यील्ड भी ज्यादा मिलेगी आपको। मिल्क वगैरह बढ़ाने के लिए कोई इनकी कैसी खुराक रखते हैं, क्या? जनरली हम हरे चारा जितना ज्यादा आप देंगे उतना न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल्क में ज्यादा मिलेगी। तो यही बरसीम हम खुद उनको हरा चारा ज्यादा दे रहे होते हैं। अच्छा। बाकी जो नॉर्मल इनकी जो डाइट रहती है, जो भूसा और जो चीजें रहती हैं, वो तो प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं। तो हरा चारा और सूखे चारे में कौन सा बेस्ट रहता है? हरा चारा ज्यादा बेहतर है, हर हिसाब से बेहतर है। जैसे आजकल जई बरसीम के अलावा नेपियर एक बहुत अच्छी
घास है जो बोली जाती है, जो 12 महीने आपको हरा चारा एक तरीके से जानवरों को प्रोवाइड करने के लिए सुटेबल रहती है। तो हमने नेपियर भी लगाई हुई है जेई वर्सीम के अलावा। तो हरा चारा हम जितना देंगे दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो एक गाय कितना औसतन कितना दूध देती है? जनरली साहिवाल नस्ल की गाय आप ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 15 लीटर तक आपको ऑन एन एवरेज मिल्क देगी। यस, और मुर्रा नस्ल की भैंस भी आपको 10 लीटर तक मिल्क देगी। इन पशुओं में मेजर बीमारी क्या देखने को मिलती है? जनरली थनैला वन ऑफ द एक मेजर बीमारी है। जनरली थनैला होने पर क्या होता है, इनका थन खराब हो जाता है, और जैसे कोई भी एक थन खराब हो गया तो वहाँ से मिल्क बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि जानवरों को यदि आप अच्छा वातावरण दे रहे हैं, जैसे आप जैसे देख सकते हैं हम कि खुला छोड़ दिया हमने फार्म यहाँ पर गायों को, तो यदि वो स्ट्रेस में नहीं है, अच्छा वातावरण मिल रहा है और हाइजीन अच्छा है वहाँ पर, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स या बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर सर मान लीजिए अगर हो जाती है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर की सलाह लेते हैं? डॉक्टर की सलाह लेते हैं, बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लेते हैं। और कुछ मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी कुछ ट्रेंड हो गए हैं, तो कुछ अपना वो नेचुरल ट्रीटमेंट भी देते हैं उसको सही करने के लिए। पर प्रॉब्लम यदि ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। जी सर, तो इसके साथ आपके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली आपके साथ अभी इस टाइम में कितने लोग काम कर रहे हैं? टोटल इस फार्म पर लगभग 12 लोगों का स्टाफ है हमारे, और मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग स्टाफ है। सर आपके इस फार्म पे एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है मिल्क? लगभग 550 से 600 लीटर के लगभग मिल्क का प्रोडक्शन रहता है पर डे का। और इस मिल्क को बेसिकली हम कांच की बोतलों में, इट्स प्योर ऑर्गेनिक मिल्क, कांच की बोतलों में हम लोग पैक करते हैं और डोर टू डोर डिलीवरी रहती है। जितना हमारा रिटेल में मिल्क सेल हो जाता है उसके अलावा बाकी का बचा हुआ मिल्क हम बल्क में निकाल देते हैं। पर कोशिश हमारी यही रहती है कि रिटेल में प्राइस थोड़े बेहतर मिल रहे होते हैं कि मिल्क हम मैक्सिमम रिटेल में सेल कर पाएँ। अच्छा, तो सर इस टाइम आपका क्या प्राइस चल रहा है? इस समय हम लोग 75 रुपीज़ लीटर मिल्क सेल कर रहे हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं जी। तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच में मिल्क घरों में डिस्ट्रीब्यूटर के पहुंच जाए। अभी सर्दी का समय है तो इस समय मिल्क के फटने की चांसेस कम है, सेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी उसकी। लेकिन गर्मियों में तो हमको हाफ एन आवर के मैक्सिमम 1 आवर में हमको मिल्क को डिलीवर करना होता है। कभी कभी आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करते हैं? जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस यदि ऐसा हो रहा है, हम कस्टमर्स को भी ये बोलते हैं कि जैसे ही मिल्क उसके पास पहुंच रहा है इमीडिएटली वो उसको बॉईल कर ले। अच्छा। पर बाई चांस हमें ऐसा लगता है कि डिलीवर नहीं हो पाएगा तो हमें खुद उसको बॉईल करके रखना होता है, या हम उसको खोआ में कन्वर्ट करेंगे या पनीर का प्लान करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप उसका कहीं ना कहीं यूज पहले ही कर लेते हैं। सर आपने बताया जैसे आप डोर टू डोर जाके अपने जो मिल्क है वो सप्लाई करते हैं, तो ये सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए, आप ये कैसे मैनेज करते हैं? करेक्ट, आई टोटली एग्री। फ्लिपकार्ट ने भी एक समय में ट्राई किया था और वो फेल हुए थे, उसमें उन्होंने काफी बड़ा नुकसान बुक किया जी। फार्म फ्रेश मिल्क को डिलीवर करने की कोशिश की, क्योंकि ये बाकी प्रोडक्ट्स की तरीके से नहीं है कि आप कभी भी इसकी डिलीवरी कर दो। आपके पास लिमिटेड समय होता है। तो हमने क्या किया हुआ है कि बाइकें इसके लिए मेंटेन की हुई है। कांच की बोतलों में पहले से यहाँ पर फिलिंग हो गई, तो वहाँ पर आपको मिल्क कस्टमर को देते समय आपके पास जो समय होगा वो बहुत लिमिटेड टाइम में आप एक कांच की बोतल दे रहे होंगे, और जो एक दिन पहले कांच की बोतल आपने दे रखी होगी वो वापस कस्टमर से ले रहे होंगे। तो किस सिस्टम कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, बैकअप्स इस तरीके से रखे हुए हैं लोगों के, बहुत ही लिमिटेड मिनिमम टाइम में हम मिल्क की डिलीवरी कर पाए। वो बॉटल कैसी है, आप मुझे कुछ उसका सैंपल दिखाइए। तो बेसिकली ये कांच की बोतल है, 1 लीटर की और हाफ लीटर की बोतल है। रेड जहाँ पे मार्क लगा है वो फैल्यू के लिए है, ग्रीन एक मार्क की बोतल और है वो काऊ के लिए है। कोई कस्टमर को आप जैसे डेली प्रोवाइड करते हैं 2 लीटर दूध, फिर वो बोलता है कि मुझे चाहिए आज 1 लीटर दूध, तो वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करता है? वो कॉल करता है आपको या किसी और? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रखा हुआ है। हमने एक प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप अवेलेबल है, जो ऐप हमने खुद डेवलप किया हुआ है। उस ऐप का नाम है इजी डेयरी। तो उस ऐप को हर कस्टमर ने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल पर, और यदि किसी भी दिन उनकी मिल्क की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मिल्क कम या ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। वो जस्ट ऐप पर जाकर चेंज कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट को, और उसके बेसिस पर अपने आप ही रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी कि किस कस्टमर के पास उस दिन कितना मिल्क जाना है। ओके सर, तो मतलब सर का ऐप भी है इजी डेयरी, है ना? इजी डेयरी ऐप। इन सारी चीज़ों से साफ पता चलता है अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सही देखभाल होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए और मेहनत भी होनी चाहिए, जिससे आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी मिल सकता है। आपको ये डेयरी फार्मिंग से जुड़ा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी ऐसी कोई अलग फार्मिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि हम आपके पास आ सकें और आपकी ऐसी ही नई फार्मिंग दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल एनकोश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।